ब्लैक बैग एक ऐसी स्पाई फिल्म है जिसमें बिल्कुल भी एक्शन नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरह से फर्स्ट सीन से लेकर के आखिरी सीन तक साइकोलॉजिकली थ्रिल करती है। बिल्कुल, ये कहानी है जॉर्ज वुडहाउस नाम के एक स्पाई की, जो ब्रिटिश नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के लिए स्पाइंग का काम करते हैं। जॉर्ज का कैरेक्टर जो है वो माइकल फैसबेंडर ने निभाया है। जॉर्ज की वाइफ है कैथरीन। कैथरीन का कैरेक्टर केट ब्लैंचेट ने निभाया है। कैथरीन भी इस एजेंसी के लिए स्पाइंग करती है। बट जॉर्ज और जो कैथरीन है वो इस एजेंसी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। इनके बॉसेस अलग अलग हैं। एक फ्राइडे की रात को जॉर्ज के बॉस मीचम जो है वो कहते हैं जॉर्ज को कि कोई गद्दार है उनकी एजेंसी में जिसने सेवरस नाम का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसे चुरा लिया है। और चुराने का एक ही मतलब है कि उसका डिप्लॉयमेंट जब किया जाएगा तो न्यूक्लियर मेल्ट डाउन के लिए किया जाएगा। इसका सीधा संबंध रशिया यूक्रेन वॉर से बताया जा रहा है। और अगर ये न्यूक्लियर मेल्ट डाउन होता है तो कम से कम 10 से 20 हज़ार लोगों की जान जाएगी। तो मीचम चाहते हैं कि जॉर्ज पता लगाए कि ये गद्दार आखिर कौन है। वो 5 लोगों की लिस्ट देते हैं जॉर्ज को, जिसमें से एक नाम जो है कैथरीन का है, यानी जॉर्ज की वाइफ का है। अब जो 4 बाकी के लोग हैं सस्पेक्ट्स की इस लिस्ट में, वो 4 लोग भी इस एजेंसी में काम करते हैं। इसमें से 2 जो है फ्रेडी और जेम्स वो एजेंट्स हैं। क्लैरिसा जो है वो स्पाई सैटेलाइट सर्विलेंस ऑफिसर है। और डॉक्टर जोई जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है। तो जॉर्ज 1 हफ्ते का कमिटमेंट करते हैं कि 1 हफ्ते में इस काम को वो अंजाम दे देंगे। जब वो जाते हैं घर पे तो अपनी वाइफ से वो नहीं कहते हैं कि वो भी एक सस्पेक्ट है मीचम के हिसाब से जिसने सेवरस चुराया है। बट वो ये कहते हैं कि सेवरस चोरी हो गया है और 4 सस्पेक्ट्स हैं और उन चारों को संडे को वो डिनर पे बुला रहे हैं बतौर एक प्लान जो उन्होंने बनाया है। संडे को जॉर्ज खुद खाना पकाते हैं और वो बनाते हैं इंडियन चना मसाला। जी हाँ, इंडियन चना मसाला। और उसमें वो कोई ड्रग डाल देते हैं जिसकी वजह से उसको खाने वाले जो है अपने इनहिबिशंस पास में नहीं रख पाएंगे, यानी अपने राज खोल देंगे। तो जब ये 4 लोग आते हैं इनके घर पे डिनर करने के लिए, चना मसाला खाते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उसके बाद अपने अपने राज वो खोलना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के ऊपर लांछन भी लगाना चालू कर देते हैं। और वहाँ पर झगड़ा भी हो जाता है, एक तरह का रक्स भी क्रिएट हो जाता है। आखिर वो वहाँ से उस रात चले जाते हैं। इस रात एक घटना ऐसी घटती है कि मीचम जो जॉर्ज के बॉस है उनको हार्ट अटैक आ जाता है अचानक से। ड्रिंक करते हुए बहुत ही संदिग्ध तरीके से उनकी मौत हो जाती है। ये भी यहाँ पर एक घटना घटती हुई दिखाई देती है। और जॉर्ज को रात में सफाई करते हुए लॉन्ड्री बास्केट में एक टिकट दिखता है फिल्म का, डार्क विंडोज़ नाम की फिल्म का एक टिकट दिखता है, जिस पर वो हैरानी उनको थोड़ी ऐसी लगती है, या वो मतलब ऐसा लगता है उस सीन को देखते हुए कि उनकी वाइफ ने इस फिल्म के बारे में उन्हें शायद नहीं बताया। इसके कारण ऐसा एक वहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और शायद उन्हें शक हो रहा है कि आखिर कैथरीन ने क्या किया है करके। अगली सुबह मंडे को जब वो तैयार हो रहे होते हैं दोनों ऑफिस जाने के लिए अपने काम पर, तब वो कैथरीन से कहते हैं कि वेडनेसडे को क्या वो उनके साथ फिल्म देखने चलेगी। तो वो कहती है कैथरीन के वेडनेसडे को वो बाहर जा रही है और थर्सडे को लेट शाम को ही वो वापस आएगी। जब पूछते हैं जॉर्ज के आखिर वो कहाँ जा रही है तो वो कहती है कि ये ब्लैक बैग है। इंटरनल लिंगो है स्पाइस का। ब्लैक बैग का मतलब होता है सीक्रेट, आपस में नहीं शेयर कर सकते। वो दोनों स्पाइस है तो इसको शायद वो ऑनर करते हैं और जॉर्ज भी उन्हें पूछते नहीं है कि वो आखिर कहाँ जा रही है। तो जॉर्ज कहते हैं कि फिर अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को अगर क्या वो फिल्म देखने उनके साथ चल सकती है। और वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एक्चुअली कैथरीन को कि क्या है फिल्म का नाम सुन करके क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या रिएक्शन होगा कैथरीन का। तो कैथरीन बड़ी नॉर्मली कहती है कि कोई अच्छी फिल्म लगी है, ज़रूर वो चलेगी। तो वो कहते हैं कि हाँ, ब्लैक विंडोज़ अच्छी है, ऐसा उन्होंने सुना है। कैथरीन कहती है कि ब्लैक विंडोज़ ऐसी फिल्म के बारे में उन्होंने सुना नहीं है कभी, बट वो ज़रूर चलेगी और पसंद आएगा उन्हें जॉर्ज के साथ फिल्म देखना। और वो जाते भी अगले ट्यूसडे को फिल्म देखने के लिए। बट इससे पहले एक बात होती है कि जब कैथरीन तैयार हो रही होती है तो छुपके से जॉर्ज जो है कैथरीन की बैग में उनका जो ऑफिस का बैज होता है जिसकी वजह से एक्सेस हो पाता है, सारे अंदर जा सकते हैं, एंट्री मिलती है, वो बैज या वो जो की होता है उनके आई कार्ड का, वो खुद का की कैथरीन की बैग में डाल देते हैं। ताकि वो ऐसा एक प्लॉट बनाते हैं कि जब वो पहुँचे वहाँ पर टेम्परेरी बैज ले करके तो कैथरीन से मिलने जा पाए, उसके डिपार्टमेंट में कुछ उनको जानकारी मिल पाए। इस तरह से कोई वो प्लॉट करते हैं और ये कहानी आगे जाती है। जो जॉर्ज है इस तरह से नज़र बनाए रखते हैं अपनी वाइफ के ऊपर बिना अपनी वाइफ को बताए कि वो एक सस्पेक्ट है और वो एज अ सस्पेक्ट
डायरेक्ट अपनी वाइफ पर ही निगरानी रख रहे हैं कि एक्चुअली क्या प्रीवियसली उन्होंने क्या किया है और अभी की उनकी हरकतें क्या है। जो 4 बाकी के सस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी वो नज़र रखे हुए हैं। कभी वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक यूज़ करते हैं, कभी वो सर्विलेंस जो सिस्टम है उसको थोड़ा टैम्पर करके नज़र रखने की कोशिश करते हैं, कभी स्पाइंग स्किल्स है, बिल्कुल गोपनीय तरीके से पीछा करना, फोटोग्राफ्स खींचना, इस तरह का कोई काम करके डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी वो पॉलीग्राफ टेस्ट भी रन करते हैं, अपनी वाइफ पर नहीं करते पर उन 4 सस्पेक्ट्स पर करते हैं, और इस तरह से वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके डॉट्स कनेक्ट करते हैं और पता लगा लेते हैं कि आखिर किसने क्या किया है, या फिर अंधेरे में ऐसा तीर छोड़ते हैं जिसकी वजह से जो एक्चुअल गुनहगार है, जो बदमाश है या जिसने ये चोरी करी है, ये सेवेरस जिसने चुराया है इतने लोगों की जान की परवाह बगैर किए, वो मतलब इस अंधेरे में छोड़े गए तीर से वो खुद ही कबूल लेगा या मजबूर हो जाएगा अपने राज उगलने के लिए। इस तरह से पूरी फिल्म आगे जाती है साइकोलॉजिकली थ्रिल करते हुए। इस फिल्म में रशिया यूक्रेन वॉर का जिक्र कई बार आया है, यहाँ तक कि जो येवगेनी प्रिगोजिन थे ना, जिन रशियन जनरल थे कोई, जिन्होंने रेबेलियस उन्होंने म्यूटनी करी थी अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो इनके कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड मुझे ऐसा लगता है एक कैरेक्टर वादिम पावलिचुक बताया गया है, जिसकी मौत भी लगभग उसी लाइंस पर हो रही है जैसे ये प्रिगोजिन की हुई थी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको देखने में। और जैसे मैंने बताया था कि जो जॉर्ज है और कैथरीन है, दोनों के बॉसेस अलग अलग है। तो कैथरीन के जो बॉस है वो हमारे 5वें जेम्स बॉन्ड, जिनका नाम पियर्स ब्रॉसनन है, वो देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी एज हो गई है उनकी, बट उनका कैरेक्टर उन्होंने अच्छे से प्ले किया है, तो इनको देखने का भी अपना एक अलग चार्म है। इस तरह से ये फिल्म बहुत ही ग्रिपिंग है, बिल्कुल एक्शन ना होते हुए भी एक इतना टेंस्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है, मजबूर कर देती है लोगों को। एक्चुअली मुझे भी इस फिल्म को देखने में थोड़ा मुश्किल लगा, यानी कि आसानी से समझ में नहीं आई। मुझे जाके इसको 3 बार देखना पड़ा, तब पूरी मतलब क्या हो रहा है, कौन से डॉट्स कहाँ कनेक्ट हुए, ये मुझे समझ में आया। बट तीनों बार इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत मज़ेदार था, और आखिरी बार यानी तीसरी बार जब मैंने इसको देखा तब मुझे पता चला कि आखिर क्या क्या कौन सी सीन में क्या क्या हुआ और किस तरह से ये डॉट्स कनेक्ट हुए। तो दिस वॉज रियली अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस आज तक कभी नहीं मुझे हुआ है, इतना साइकोलॉजिकली इंटेंस फिल्म मैंने नहीं देखी है। तो इट इज़ आई मीन आई रेकमेंड स्पाई फिल्म्स, जिनको पसंद आती है ना, जो स्पाई फिल्म्स के फैंस हैं, दीवाने हैं, उन्हें ये फिल्म ज़रूर बहुत अच्छी लगेगी। मेरे अनुमान में जो रियल स्पाइज हैं जब वो काम करते हैं, एक्शन होता होगा बट उस तरह से ड्रामेटाइज करके जिस तरह से दिखाते हैं वैसा एक्शन नहीं होता होगा मुझे लगता है। बट ये इस तरह का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा ये ज़्यादा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है, जब रियल स्पाइज ऑन देयर ड्यूटी होते होंगे। तो गाइज इसको देखने में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जो केट ब्लैंचेट है उनका चार्म 7वें आसमान पर है, उनको देखना। वो अभी भी जो लीड एक्टर है, मेल एक्टर जो है, जो माइकल फैसबेंडर है, उनसे 8 साल लगभग बड़ी है, बट फिर भी ये जो दोनों के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लीजिंग है देखने में। जो जॉर्ज है, माइकल फैसबेंडर का जो कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर है, वो किस तरह से इस गद्दार का पता भी लगा रहा है, बट अपनी वाइफ को भी हर मोड पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक इस फिल्म की और एक खासियत है जो मुझे अच्छी लगी है। इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर है उनका तो क्या ही कहना। जो इस फिल्म के राइटर है वो है डेविड कैप, डेविड कैप ने इंडियाना जोन्स, जुरासिक पार्क, मिशन इम्पॉसिबल, स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों को लिखा है। स्क्रीन जो प्ले राइटिंग है इनका गज़ब का है, जिस तरह से स्क्रीन प्ले है फिल्म का। जो डायरेक्टर है स्टीवन सोडरबर्ग जो है, इनको तो ये इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाने के लिए बहुत फेमस है, और ट्रैफिक फिल्म के लिए इन्होंने ऑस्कर्स बेस्ट डायरेक्टर जीता हुआ है। और जो हमारी कैट ब्लैंचेट है वो भी एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है। मेन आकर्षण फिल्म का तो जॉर्ज यानी कि माइकल फैसबेंडर तो है, बट फिर भी आकर्षण का केंद्र जो है ये कैट ब्लैंचेट ही है। उनके ऊपर से नज़र नहीं हटती, उनकी एक्टिंग
उनका चार्म, उनके जो ड्रेसिंग सेंस है, सब मतलब कैप्टिवेट करता है पूरा टाइम। सो ये फिल्म में जो मैं नहीं कह रही थी पिछले कई दिनों से, यानी जो मेरे पिछले रिव्यूज़ रहे हैं उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा मुझे अनोइंग और इरिटेटिंग सा लग रहा है। इस फिल्म का म्यूज़िक गजब का है। डेविड होम्स का म्यूज़िक है, ये पुराने कोलैबोरेटर है स्टीवन सोडरबर्ग के, और गजब का म्यूज़िक है इस फिल्म का। सारे गाने बैकग्राउंड में ही बज रहे हैं बट बढ़िया बज रहे हैं। बहुत ही ऐसा म्यूज़िक मैंने कहीं नहीं सुना है, और मैं फिल्म देखने के बाद से मैंने अपने जियो सावन ऐप पर इस म्यूज़िक को रिपीटेडली बार बार सुना है और सुनती रह रही हूँ। तो इस तरह से स्पाई फिल्म के चाहने वालों को ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो रिपीट करके जाके थिएटर में दोबारा से देखिए और इस फिल्म का मज़ा उठाइए। सो गाइज, दिस इज़ माई टेक ऑन ब्लैक बैग, एंड डू लेट मी नो हाउ डू यू रिलेट टू द फिल्म। एंड अगर आपको मेरा बताने का तरीका, नरेट करने का तरीका, रिव्यू करने का तरीका पसंद आ रहा है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।